नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक शेखर। आज रानी कोठी महुआ आए हुए हैं। यहाँ जुटे हुए विभिन्न दलों के लोग और चल रही है चुनावी परिचर्चा। बिहार में कुछ ही महीने बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष, झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल यू के राजनेता और बिहार और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने वाले हम लोग के बड़े भाई कमलेश सिंह भी मौजूद हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर उमा पांडे और जिले उत्तर प्रदेश से भी आए हुए कई पत्रकार शामिल है यहाँ पर। आज हम जानते हैं इन लोगों से, रायशुमारी चल रही है कि बिहार की जो अभी आने वाले आगामी चुनाव है उसमें लंबे समय से बिहार की सत्ता पर सत्तासीन नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में उनके सबसे मजबूत और गंभीरता के साथ चुनाव मैदान में खड़ी होने वाली प्रतिपक्ष के बड़े कद्दावर नेता तेजस्वी यादव के समर्थक यहाँ लोग बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आगामी चुनाव में इनके क्या एजेंडे होंगे, क्या मुद्दे होंगे और कैसे सरकार को पच्युत कराकर, हटाकर, चुनाव हराकर और अपनी सत्ता को लोग वापस लाएंगे। जो युवाओं का, गरीबों का, झुग्गी झोपड़ी वालों की आकांक्षाएं हैं इनके नेता से, उसको कैसे पूरा कर पाएंगे, जबकि इनके विरुद्ध एक बड़ा प्रचार चल रहा है कि इनके राज में जंगल राज था, दिन दहाड़े अपहरण, लूट डकैती की घटनाएं होती थी और रोजगार के संसाधन नहीं थे, सड़कें समाप्त थी। ऐसे में क्या उम्मीद करती है और कैसे आप अपने सत्ता बनाएंगे शेषनाथ जी? देखिए, बिहार के लोगों ने मन बना लिया है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि 17 महीने की सरकार तेजस्वी के उपलब्धियों की सरकार थी और जो नहीं होने वाला था, असंभव, नीतीश कुमार जी कह रहे थे, उसको संभव करके उम्मीद जगाया है बिहार के गरीब गुरबा लोगों को कि मुझे अगर आप मुख्यमंत्री बनाते हो तो मैं तुम्हें नौकरी और रोजगार जरूर दूंगा। सड़कें अच्छी हैं, उस समय भी सड़कें अच्छी थी जब यूपीए 2 की सरकार थी और रघुवंश बाबू जब मिनिस्टर थे तो सड़कों का जाल उसी समय से बिछा हुआ है। आज कोई नई सड़क नहीं बनी है। यह बात, ये जो आप बक्सर और पटना का जो 4 लेन देख रहे हैं, ये रघुवंश बाबू की देन है, ये नीतीश कुमार की देन नहीं है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि सड़कें रघुवंश बाबू की देन है और उसको आप प्रचार रूप में भुनाएंगे, लेकिन जो आपके सत्ता में जो लंबे कुर्ते पहनकर ब्लॉक कचहरी नुकरों पर आतंक का साया बनाकर लोग खड़े होते थे कि हमारी सरकार चल रही है, तो ये लंबे कुर्ते वाले से कैसे निपटेंगे? नहीं, लंबे कुर्ते वाले कहा, यही गरीब लोगों की सरकार थी। वो लंबे कुर्ते वालों की सरकार तो अब है, उस समय तो बिल्कुल गरीब लोगों की, निसहाय लोगों की सरकार थी जिसका नेतृत्व तो लालू प्रसाद जी करते थे। तो विपक्ष तो आपके ऊपर आरोप लगाता है कि सीएम हाउस लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, राबड़ी दी थी, तो उसी समय ये अपहरण जब भी बिहार में होता था उसकी डीलिंग वहीं से होती थी। तो अब क्या होगा भविष्य में? इसका कोई प्रमाण रहेगा तब ना। कहने के लिए तो मैं भी कर सकता हूँ वो बात, लेकिन कोई प्रमाणिक तौर पे यह बात सामने आती तो ये बात कहा जा सकता था, लेकिन आज परिस्थिति बदली हुई है। अच्छा, ये बात तो मानते हैं ना कि उस समय सड़कें गड्ढे में तब्दील थी और 10 किलोमीटर जाने में कहें कि 5-5 घंटे का समय गुजरता था। नहीं, सड़कें देखिए, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और ये बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। सुनिए ना भाई, पैसे कहाँ से आते हैं सड़कों का? भारत की सरकार पैसा देती है। बिहार का भी सारा का सारा पैसा वाजपेयी जी ने रोक दिया था बिहार का, और उस समय सड़कों का निर्माण होता था, ऐसा नहीं था कि नहीं होता था, लेकिन पैसे के अभाव में कम निर्माण होता था। तो मैंने पैसे आपकी समस्याएं थी, लॉ एंड ऑर्डर आपकी समस्याएं नहीं थी? भाई लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक था, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ था? अभी हमारे एक साथी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर उस समय था, समस्याएं थी लोगों के सामने, लोग अपने हक और हुक्म की लड़ाई लड़ते थे, उसमें लोगों की हत्या होती थी। आज वो परिस्थिति नहीं है, आज गरीब लोग मारे जा रहे हैं। मैंने इसका मतलब, मैंने आपका कहना है कि आज उन दिनों के गरीब आज ही अमीर हो गए हैं, इसलिए गरीब अमीर थोड़े हो जाए तो परिवर्तन हो जाता है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि आप ही ने बोले कि मेरे परिवर्तन हो गया है। जो हमने रेखा खींचा, जो हमने रास्ता बनाया, उस रास्ते को कन्वर्ट कर दिया नीतीश कुमार जी ने, रास्ता रोक दिया, रास्ता वही का वही रह गया और गरीब लोग, सामाजिक न्याय का जो रास्ता था वो सामाजिक न्याय का रास्ता वही रुका हुआ। तो अब इसका मतलब कहना है कि उस समय भी लोग गरीब थे और आज भी गरीबी हैं। गरीब थे, हम बदल रहे थे उनको। आज तो गरीबी बढ़ी है और बेरोजगारी बढ़ी है आपके राज्य में, नीतीश कुमार जी के राज। बिल्कुल। चलिए, मैं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर उमा पांडे, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से भले बाहर है, लेकिन दूसरे की बैसाखी बनकर
उस सरकार में शामिल हो जाती है। और अभी हाल ही में इनके पार्टी के बड़े कद्दावर नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए हुए थे, और जबकि इन्हीं के दल के दो एमएलए हैं यहाँ पर आसपास। आखिर वो कौन सी परिस्थिति और कौन सा घटनाक्रम हुआ कि पूरी की पूरी तरह वो सभा ही फ्लॉप हो गई, और ऐसे में कांग्रेस के दोनों विधायक ये दावा कर रहे हैं कि हम फिर सत्ता में वापस लौटेंगे। ये बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और एमएलए भी दोनों महागठबंधन की जीतेंगे, और चारों सीट पर यहाँ महागठबंधन की जीत होगी। हम लोग पुनः पीछे भी जीते हैं, आगे भी जीतेंगे, क्योंकि कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं, पार्टी का जो कार्यक्रम है, विधायक जो कार्यक्रम करना चाहिए, वो भली भांति से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो फिर जनता तो आपको नजर नहीं आ रही है आपके साथ। ऐसे में हाँ, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन के, लेकिन आप चूंकि कांग्रेस के दोनों एमएलए हैं, उनका काम आदमी सब कहता है कि अपने काम दिखा के चलेंगे, लेकिन दोनों एमएलए की जो भीड़ है आपको पता ही है कि 300 से 400 लोग ही आए थे। तो क्या ऊपर से मैंने पैराशूट की तरह ही अब तब सत्ता में आएंगे? अभी तो हम अभी 2 दिन पहले मीटिंग 4 दिन किए हैं। 2000 से ऊपर हमारे युवा कांग्रेस के बच्चा सब मीटिंग करता है, तो हमारे ऊपर के तो बातें छोड़ दीजिए। मैंने आप मानते हैं कि कांग्रेस अभी भी बक्सर जिले और पूरे बिहार में मजबूत है? यहाँ कांग्रेस काफी मजबूत है, और उसमें महागठबंधन के भी हमारे साथी लोग हैं। हम लोग एक गठबंधन के साथ ये बनाकर जो चले हैं, तेजस्वी जी के नेतृत्व में 200 पार जीतेंगे। तो इनका कहना हुआ पांडे जी का कि हम महागठबंधन की ताकत को अपनी ताकत समझते हैं, भले इनका ताकत कमजोर हुआ हो, लेकिन ये महागठबंधन को इसका श्रेय देते हैं। अब सत्ताधारी दल के जबरदस्त नेता है, इनके नाम के आगे ही राजनेता लगा हुआ है। काम तो इनकी सरकार लंबे समय से बढ़िया कर ही रही है, ये खुद भी बताएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार को किस तरह से ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स ही पूरे बिहार में सत्ता के गलियारे को चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स के सहारे ही, किसी राजनेता का कोई नाम नहीं है। अक्सर पार्टी के इनके नेता कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी ये आरसीपी जी थे, वो बदल जाते हैं, तो कभी ललन बाबू बदल जाते हैं। तो ऐसे में भ्रष्टाचार ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चला गया है। तो कैसे ही निपटेंगे, और नई सरकार जो बनाने की तीसरी बार ये चौथी बार बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या इनका मुख्य आधार होगा? देखिए, जिसका नाम है नीतीश कुमार, जैसे हमारे एक साथी ने कहा कि पैसा केंद्र से आता था। पैसा केंद्र से पहले आता था, लेकिन अभी जितने सड़कों के जाल बैठा, बिहार के किसी कोने से आप 6 घंटा में पटना आ सकते हैं, सब पीपी मोड में है। ना पैसा उसमें बिहार सरकार का लगा है, ना भारत सरकार का लगा है, केवल दिमाग जो लगा है नीतीश कुमार का लगा है, इंजीनियर का दिमाग है। पीपी मोड में लाखों काम हुआ, उसी से तेज गति हुई, और इसमें कोई ना भारत सरकार पैसा नहीं थी है, वो टोल से पैसा अपना वसूलता है, लेकिन सड़क बनती है। तो सड़क का जो जाल बिछा वो अपना दिमाग से, अपने नेतृत्व से होता है। और उस समय अधिकारियों को, जो आप कहे भ्रष्टाचार का, अधिकारियों को उस समय रोक दिया जाता था कि आप कोई काम नहीं कीजिएगा, कहीं जरूरी नहीं था, और हमारे अधिकारी लगे रहते हैं। और भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार में अभी तक सबसे बेसी 4300 कुछ लोग की संपत्ति जांच हुई है, जब्त हुई है, जेल में है। तो ये तो होता ही रहता है। आप एक फोन कीजिएगा, वो अधिकारी आएगा, उसको उठा के पिठौर चढ़ा के ले जाएगा। जिले से कोई अधिकारी गए हैं तो आप ये कह रहे हैं कि जिले से गए हैं, तो ये वही लोग गए हैं जो आपके समर्थक नहीं थे, लेकिन जो आपके सत्तासीन पोषित अधिकारी हैं बिहार में, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, वे लोग आज भी आप ही के संरक्षण में मालामाल हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम लोग अधिकारियों को जेल भेज रहे हैं। ना, अभी तक तो बहुत गए। अगर वैसा कोई करेगा तो जाएगा। हमारी सरकार तो ना किसी को बचाती है ना फंसाती है। तब इसका मतलब कि आप चंदे के भरोसे रोड बना रहे हैं ना? आपका कहना पब्लिक का चंदा काटेंगे और रोड बनाएंगे? नहीं, वो तो सिस्टम है, आप जान रहे हो, तो नया है। किसी का पैसा भी आप, भारत सरकार भी लगाता था, टोल लेता था उस समय। तो ये पीपी मोड में जो जाल बिछा, ये तो हमारी पूरी ना है, बिहार का रोल मॉडल है। बिहार के रोल मॉडल जातीय जनगणना हुआ था, उसको भारत सरकार अपनाया। तो ये तो रोल मॉडल बिहार से ही निकलता है। अच्छा, मैंने बिहार से ही देश चल रहा है आपके हिसाब से, ही ना? बिहार आदिकाल से बिहार से ही रोल मॉडल होता है, और एनडीए के सरकार में गठबंधन है। और अभी जो झुग्गी झोपड़ी की बात कर रहे थे कि गरीबों गरीब है, वो गरीब उस राज्य में हुआ करते थे। इस राज्य में सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर साल हजारों लाखों लोगों को बिहार में कम से कम आवास दिया जाता है। उसकी पहली किस्त दे दी जाती है, दूसरी किस्त। तो ये पहले नहीं हुआ। लेकिन लगातार आपके नेता केंद्र से अपनी उपेक्षा को लेकर रोना रो रहे थे कि पैसे नहीं मिल रहा, बिहार कर्जे में डूबा हुआ है। अब जैसे ही भाजपा के साथ आपके नेता जुड़ गए, एनडीए में आप शामिल हो गए, अब पैसा ही पैसा हो गया है, तब फिर पीपी मोड की बात कहां से हो रही है? नहीं, वो सड़क वाला केवल हेड, अलग अलग योजना है। पैसा सरकार के लिए अलग अलग हेड साथ है। भारत सरकार से पैसे मिल रहे हैं आपको ना? मिल रहा है पूरा। उसी में ना प्रगति यात्रा का इतना पैसा जो हुआ अभी तक, जितना प्रगति यात्रा में खर्चा हुआ, टेंडर हुआ, वो सब काम आपको दिखेगा। अभी मेट्रो दिखेगी, तो पटना रहे हैं कि आपकी पुनः सरकार फिर वापस होगी? एकदम होगी। वहां सीएम का वैकेंसी कहाँ है?
वो तो यहाँ एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार नहीं। इनका कहना है कि सीएम की वैकेंसी ही नहीं है और सत्ता के गलियारे में पता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ ये लोग गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां एक तीसरे मोर्चे में रामविलास पासवान के पुत्र चिराग को भी सामने लाकर और इनकी सत्ता की राजनीति को डगमगाने की कोशिश करती है, मैंने की जा रही है। इसलिए तीसरे मोर्चे में अब उन्हें बिहार से प्रेम जग गया, बिहार में राजनीति शुरू करते हैं। आइए जानते हैं गरीबों के, पिछड़ों के और झुग्गी झोपड़ियों की राजनीति के उभरे हुए दलित परिवार से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं जो है संतोष भारती जी, ये करें कि गरीबों की बात लालू यादव करते हैं और वोट की राजनीति उसी झुग्गी झोपड़ी के बीच में है। तो ये कैसे गरीबों को बूथों तक पहुंचाएंगे, माहौल कैसा है इनके लिए और कैसे उनको लेके जाएंगे और सरकार कैसे बना पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और जो अभी राजनेता जी बोल रहे थे, इनसे पूछ लीजिए कि 20, 21, 22, 23 ये वित्तीय वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, एक पैसा बिहार में नहीं आया है झुग्गी झोपड़ी के लिए। और इनके प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 2022 तक पूरे भारत में एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगा। मुझे दुख होता है और ऐसे प्रधानमंत्री पर मुझे हंसी भी आता है कि आप क्या बोलते हैं। आज पूरा भारत के कम से कम 30% लोग झुग्गी झोपड़ी में है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक भी नहीं रहेगा। 22 तो बीत गया ना, ये 25 चल रहा है। और इनसे पूछ लीजिए कि हमारे नेताजी हैं, ये कह रहे हैं कि हम झुग्गी झोपड़ी में काम करते हैं। एक दिन कोई झुग्गी झोपड़ी में जाता है? और नीतीश कुमार जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप 15 साल से राजनीति कर रहे हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री आप हैं, एक भी यूनिवर्सिटी आप खोले हैं? एक यूनिवर्सिटी आपके शासनकाल में नहीं खोला। एक आप जिला नहीं बनाए, एक प्रखंड नहीं बनाए, आप क्या बनाए हैं? कुछ नहीं बनाए। आप सिर्फ पके पकाए रोटी, जो हमारा जो एनडीए की, जो हमारा जो यूपी 2 की सरकार थी, उसी पे आप काम कर रहे हैं। आप कुछ करने वाले नहीं हैं। आप जाइए, आराम कीजिए। आप हमारे बड़े भाई हैं, आपका उम्र 70 से ऊपर हो गया। अब हमारे बुढ़ापे में लोग कहते थे कि जो हिंदू के जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, उनका थोड़ा सा दिमाग सटिया आ जाता है। तो अभी मैंने आपका आरोप है कि सरकार का दिमाग सटिया गया है। नीतीश भैया का हमारा दिमाग सटिया गया है। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप छोड़ दीजिए। भतीजा चलाएगा, बिहार विकास करेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगा, पलायन रुकेगा, दलितों का घर बनेगा, दलित मान सम्मान से जिएंगे बिहार में। आप छोड़िए कुर्सी, अब बिहार के जान छोड़ दीजिए नीतीश जी। अब आप तो क्या फिर से आप लोग वही काम करेंगे कि अगर आपकी सत्ता नौजवान सीएम बनाएंगे तो फिर लोगों का गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, गाड़ी उठ जाएगा? उसी की तैयारी में आप लोग? नहीं, ये कभी नहीं हुआ था। ये तो कुछ आप जैसे पत्रकार महोदय दिखा देते थे। कहाँ किसी गरीब के घर में कुछ हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ, आप हमारे घर में घुसिएगा तो मैं प्रतिरोध करूंगा, मैं खुले मन से। तो ये प्रतिरोध की राजनीति करके सुबह बिहार में नई सरकार के मुखिया को बनाएंगे। आइए हम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और कहें कि दोनों प्रांत में अपने कामों को लेकर जलवा बिखेरने वाले भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हम लोग के बीच बैठे। अभी हाल ही में मनियार में उपचुनाव हुआ है और वहां इनकी सत्ता लौटी है बड़े कठिन संघर्ष के बावजूद, और लोगों को चित किया है और उसके जश्न भी यहाँ पर इस कोठी में मनाए जा रहे हैं। बाबू कुंवर कमलेश सिंह जी से जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आप कद्दावर नेता हैं, बिहार में एनडीए अलायंस में सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं दिल्ली से लेकर और मैंने बिहार तक, वो वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ ना कुछ विस्फोमन करते रहते हैं। कभी हम उन्हें नहीं मान रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं करने के लिए, और फिर नए तरीके से रामविलास पासवान के पुत्र को भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो अक्सर अन्य राज्यों में आप देखते होंगे कि कद्दावर नेताओं को हटा के और नए लोगों को मौका देती है भाजपा। क्या बिहार में भी ऐसा होगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है बिहार का, आपको याद होगा कि जैसे रोड की बात हो रही थी, आपको याद होगा कि केंद्रीय हमारे नितिन गडकरी साहब हैं, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक और बाहर तक सबको आमंत्रित करते हैं। विपक्ष के नेताओं को, संसद सदस्यों को भी कहते हैं कि आप आइए, जहाँ भी जो सड़क की मांग है आप दीजिए। पूरे देश पे मैं नितिन गडकरी जी को, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है केंद्रीय आपके सड़क और परिवहन मंत्री, उनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि उसमें इस समय बिहार पर ज़्यादा उनका ध्यान दिए हैं, क्योंकि बिहार धीरे धीरे काम की जो प्रगति होनी चाहिए वो हो चुकी है, लेकिन जिस तेजी से होना चाहिए वो अब तेजी दिखाई दे रहा है। हम काम की बात नहीं कर, हम ये कह रहे थे कि अन्य राज्यों में कद्दावर भाजपा नेताओं को किनारे करके भारतीय जनता पार्टी की जो है कि नहीं वो चेंज कर देती है, तो क्या बिहार में एक नौ प्रयोग होगा क्या? सही बात यह है कि आपको याद होगा पिछला इतिहास नीतीश जी का, चाहे केंद्रीय रेल मंत्री रहे, चाहे आपका जहाज और परिवहन मंत्री रहे और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री रहे,
वो बहुत बेखूबी से खुद इंजीनियरिंग के पास के हैं, बेखूबी से वो ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा प्लानिंग, ऐसी सोच करते हैं, वो चलकर 10 बरस तक आगे की काम को प्लानिंग बना के करते हैं। वो मुख्यमंत्री, चाहे रेल मंत्री, चाहे परिवहन मंत्री रहें, चाहे न रहें, वो अलग बात है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश के ऊपर विश्वास किए, नीतीश उस पर खरा उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। तो आपने सुना, कमलेश जी ने कहा कि नीतीश पर भाजपा विश्वास करी है और उन्होंने 10 साल एडवांस की प्लानिंग करते हैं। वो सोशल इंजीनियरिंग के भी मैंने काम करते हैं और नीतीश कुमार एक इंजीनियर हैं, इसलिए 10 साल आगे विकास के डेवलपमेंट को रेखांकित करके काम करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पूरा तरह समर्थन उन्हें है और वो अगली बार भी उस सरकार में आएंगे। आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश से चलकर एक वरिष्ठ पत्रकार आए हुए हैं और ये चुनावी चर्चा और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार चल रही है। अब जानना चाहते हैं इनसे कि आप मीडिया की नजर से हैं, तो सुबह बिहार को आप किस नजर से ये आगामी चुनाव जो आ रहा है उसको देखना चाहते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो बैठक थी रानी कोठी पे, तमाम मुद्दे पे तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं। मेरा बिहार में देखा जा रहा है कई जिलों में आना जाना हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे जो मेरी बातचीत लोगों से हो रही है, तो उसमें मेरा एक जानकारी, चूँकि कई सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ों पे चर्चा करूँगा। मैंने शराब को लेकर एक महिला से मैंने बात किया था। वो महिला चाय बना रही थी, तो मैंने पूछा तुम्हारा आदमी कहाँ है, क्यों तुम चाय बना रही हो? तो उन्होंने बोला कि मेरा आदमी कहीं शराब वराब पी के इधर उधर पड़ा होगा। हमने कहा तो बिहार में शराब तो बंद है, फिर ये कहाँ से शराब पी रहा है? तो कहे कि वो शराब तो बंद है, लेकिन वो जो शराब 50 रुपये मिलती थी वो 250 रुपये में ब्लैक में ले रहा है। तो ऐसे में मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो शराब बल्कि 50 वाली ठीक थी, लेकिन 250 रुपये में जो शराब मिल रही है वो महंगी पड़ जा रही है, इसलिए दुकान की पूंजी भी टूटती जा रही है। एक वो भी विषय था। दूसरा मैंने पूछा, कुछ लोग घूम रहे थे, मैंने उनसे भी पूछा कि आप लोग को नौकरी को लेकर क्या हो रहा है? तो उनकी बड़ी बेरोजगारी है, रोजगार की तलाश में लोग भटक रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे था। कुछ झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों से भी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी कहा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बेटवा को रोजगार भी मिल जाता तो शायद हमारी किस्मत पलट जाती। ये सारी चीज़ों पे थी। लेकिन अब रही बात चुनाव को लेकर कि चुनाव किस तरीके से होंगे, कौन सीएम होगा, कौन क्या मूड बनेगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन मेरी जो दो चार बिंदुओं पर बात हुई, मैं जानता हूँ, बाकी ईश्वर के हाथ। आपने सुना, पत्रकार महोदय ने कहा कि शराब, बेरोजगारी और तमाम मुद्दे ये गरीबों के बने हुए हैं और सीएम कौन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि विभिन्न दलों की अपनी अपनी राय है। मेरा भी मानना है कि 2-4-6 महीने बचे हैं। आने वाले समय में कौन सी करवट लेगी जनता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं डॉक्टर शशांक गुलशन सिंह के साथ बक्सर।